अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th एंड 10th की बायोलॉजी और केमिस्ट्री को उनकी टेक्स्ट बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक से स्टडी करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, वो आपको साथ साथ मैं बताती चाहूंगी। और तमाम जो भी टॉपिक हम जिस वीडियो का भी डिस्कस करेंगे उसको एंड पे समराइज जरूर करेंगे इस फॉर्म में, ताकि आपको जो टॉपिक है सारा उस वो एक बार अच्छे तरीके से समराइज हो जाए और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छे से। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके, कि बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच है बायोलॉजी की which deals with the study of chemical components and the chemical processes in living organism। जैसे नेम से ही शो हो रहा है, बायो मीन्स लिविंग और केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शंस। तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट्स को और केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है जिसके अंदर हमने केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी करनी है, उसको क्या बोलेंगे? बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, respiration, digestion, muscle contraction can all be described in biochemical terms। तो फोटोसिंथेसिस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, तो ये भी एक बायोकेमिस्ट्री का ही प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही होता है। एज डाइजेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये तमाम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किसी ना किसी केमिकल कंपाउंड्स के बने हैं। कोई ना कोई हर चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिससे वो बनता है। तो उनको केमिकल कंपाउंड्स को अगर हम जनरली क्लासिफाई करें तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आप 9th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। एज यू नो, हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारे फूड में जो बेसिक, जो फंडामेंटल 3 हमारे फूड के अंदर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये 3 फंडामेंटल चीजें। फॉर एग्जांपल अगर आप गंदम खा रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा उसके अंदर। अगर आप मीट खा रहे हैं, मीट को इनटेक कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन है। और उसके अलावा जितनी भी फैटी मटेरियल वाली चीजें आप खा रहे हैं तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? लिपिड्स। तो इन सब का अगर आप स्ट्रक्चर एक स्टडी करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री के बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपने इनके स्ट्रक्चर्स भी देखे थे, जिनको अभी भी हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में भी हमारे ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। तो उनमें कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट है। तो अमंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स एक्सेट्रा। अब इनके अंदर भी हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है इनऑर्गेनिक में, लेकिन सेपरेटली। जैसे अगर एक ही कंपाउंड के अंदर अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें जस्ट हाइड्रोजन है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें जस्ट कार्बन है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जिनके अंदर सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, ये केमिकल कंपोजिशन है बैक्टीरियल और मैमेलियन सेल्स की। मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जांपल हम मैमल्स हैं, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स। तो अगर केमिकल कंपोनेंट्स इनकी देखें तो इनकी बैक्टीरियल सेल के अंदर 70% वाटर होता है और मैमलियन सेल्स में 17% वाटर होता है। मींस ये केमिकल कंपोनेंट्स बताए हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कितनी परसेंटेज में किसी भी लिविंग बींग के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू मेक सम केमिकल्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड यूज देम टू मेक केमिकल्स ऑफ इट्स लिविंग मैटर। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसको कुछ केमिकल्स एनवायरनमेंट से लेके अपने लिए कुछ प्रिपेयर करना होगा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। कि प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या लेते हैं? वाटर, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में।
राइट। तो ये लाइन ये है कि किसी भी सर्वाइवल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का किस पे डिपेंड करता है, तो वो इन्वायरमेंट से केमिकल्स ले और उन केमिकल से अपनी लिविंग मैटर बनाए। इसी रीजन से cells of every organism are constantly taking in new substances and changing them chemically in various ways। तो उसको चेंज करते हैं, building new cellular materials and obtaining energy for their needs। लाइफ जो है ऑर्गेनिज्म की वो किस पे डिपेंड करती है, सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज पे, कि कभी ना खत्म होने वाली रुकने वाली जो एक्टिविटीज हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती रहें। तो ये सब जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक अभी तक हम पढ़ रहे हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे या एमसीक्यूज या कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसके बारे में हम मेंशन करते जाएंगे साथ साथ। तो अगर हम देखें कि जितने भी इनके अंदर अब जैसे भी रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस जितने भी हो रहे हैं टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो दो तरह से होता है जो मेटाबॉलिज्म है, या एनाबॉलिज्म होगा या कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर कैरेक्टराइज्ड एज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है? दोज रिएक्शंस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। देखिए एनाबॉलिक है, नेम से ही शो हो रहा है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और उससे क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाएगी। उसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ है, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो अब एब्सोल्युटली अगर स्मॉल से लार्जर कोई चीज बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी। एनर्जी रिलीज होती है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से इनटू सिंपलर वंस सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक से आप कट करने से याद रखें कि बिगर जो हैं कंपाउंड्स उनको अगर सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करना है तो उसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। रिएक्शन को हैंड इन लिविंग सेल्स, अब एब्सोल्यूट बात है, ये दोनों एक साथ होते हैं। मतलब अगर कहीं पर एनाबोलिज्म हो रहा है तो कैटाबोलिज्म भी होगा, और अगर कैटाबोलिज्म हो रहा है तो एनाबोलिज्म भी होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो बिगेस्ट एग्जांपल है किसकी, एनाबॉलिक प्रोसेस की। और जो रेस्पिरेशन है वो किसकी एग्जांपल है, कैटाबॉलिक रिएक्शन की। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं, रिजल्टिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर रीयूज्ड टू फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो जो इंटरकन्वर्जन है इस तरह से कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, लिपिड्स की, जो कंटिन्यूसली हो रही है हमारे लिविंग सेल्स के अंदर हमारी बॉडी में, आर एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये इस चीज की एग्जांपल है कि कैसे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस को हैंड इन लिविंग सेल्स के एक साथ होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसी तरह से इंटरकन्वर्जन होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की ऑल द टाइम इन आवर बॉडीज। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सिंपल सिंपल था, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है आपको, राइट। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनती है। देन आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, फिर हमारी नहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी चाहिए होती है और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बॉडी की, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो अभी तक हमने स्टडी किए। अब ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो कार्बन की जो इंपॉर्टेंस है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, और मे बी कि लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट ना हो ये, जैसे इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, तो हम ये स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस है कार्बन की। तो एज यू नो कि हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में, और बायोकेमिस्ट्री में हमें पता है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, वो हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो उन चारों का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कार्बन मस्ट होगा, राइट। तो अगर कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते ही नहीं है अगर उनमें कार्बन ना हो तो। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है इसकी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप से, राइट। तो 14th ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए या अपना
ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन से। तो इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये 4 ही बॉन्ड्स बनाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जिनको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर हम देखें, कोवलेंट बॉन्ड्स रिजल्ट व्हेन 2 और मोर एटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली 2 तरीके से रिएक्ट करके अपने ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को कंप्लीट करते हैं। एक को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग और एक को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस की फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉन गेन की फॉर्म में। और कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है, शेयरिंग। अब कार्बन के पास क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 4 ही और चाहिए। तो अगर इतनी ही इक्वालिटी है, अगर यही एक ग्रुप है 14th ग्रुप, जो कि क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाते हैं दो एटम्स के दरमियान, तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी रेलेवेंट और किसी एलिमेंट का जो आके मिल रहा है। तो एग्जांपल जो है, बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कोवलेंट बॉन्ड स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह से हाइड्रोजन भी है। अगर एच के हाइड्रोजन के एटॉमिक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो दोनों मिलके अपना अपना डुप्लेट रोल कंप्लीट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके, शेयर करके। इसके बाद है, जब कार्बन कंबाइन होता है 4 एटम्स या फिर रेडिकल्स के साथ, तो 4 बॉन्ड्स बनते हैं, जिसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं। जो स्टेबिलिटी है associated with tetravalency of carbon atoms make it some favorable element for the synthesis of complicated cellular structures। तो ये डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स में मौजूद है। ग्लूकोज की अगर बात करें, जो बेसिक है एनर्जी जिसे हम लेते हैं। अगर आप किसी भी और कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारी बॉडी जिससे सबसे मिलकर बनी है, उन सब में कार्बन मस्ट प्रेजेंट होगा। तो कार्बन कैन आल्सो कंबाइन म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल। अब ये डिफरेंट तरह से बनाता है कंपाउंड्स, ब्रांच्ड बनाता है, अनब्रांच चेन और रिंग्स बनाता है। तो ये इस तरह से होते हैं कुछ। ये अनब्रांच्ड चेन है, या आप इसको सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, या ये रिंग स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच चेन है जिसमें ब्रांचेस बन जाते हैं। ये हमारे पास हेक्सेन है। तो किस तरह से 6 कार्बन जस्ट आपको ड्रा करने हैं, और उसके बाद बस आपको हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं। और वो चाहे कार्बन को कार्बन ही सेटिस्फाई, जैसे देखेंगे अगर हम मिडिल कार्बन को देखें, तो इसके दोनों साइड्स पे कार्बन मौजूद है, तो इसलिए इसको सिर्फ कितने और बॉन्ड्स चाहिए, 2 और चाहिए। तो जस्ट ये फिर 2 ही हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा। इसी तरह से रिंग स्ट्रक्चर है, अगर 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो उस कार्बन को और 2 ही बॉन्ड चाहिए। वो एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और एक दूसरे जो एडजेसेंट कार्बन है उसके साथ बना लेगा। तो मतलब कार्बन 4 बॉन्ड्स ही बनाता है। अगर वो किसी के साथ डबल बॉन्डिंग कर रहा है, तो फिर उसको 2 ही और बॉन्ड चाहिए होंगे। उसके बाद ब्रांच चेन की अगर हम बात करें, तो ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो इसमें कार्बन देखें किस तरह से 5 कार्बन है, आपको बस इस तरह से 5 कार्बन ड्रा करने हैं। उसके बाद आपको हाइड्रोजन के नंबरिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप हर कार्बन की कितनी बॉन्डिंग कर दें, 4 बॉन्डिंग्स पूरी कर दें। जैसे अगर हम मिडिल कार्बन को देखें, तो मिडिल कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं वो कार्बन से ही सेटिस्फाई हैं। तो फिर हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन को और ऐड नहीं करें, राइट। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि कार्बन कंबाइन करता है कॉमनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, मोस्टली आप देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। लेकिन जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे या हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कार्बन और व्हील एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहा है। जो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स के साथ, लार्ज वैरायटी बनाती है ऑर्गेनिक केमिकल। एब्सोल्युटली जितना और के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, उतनी ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस होगी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। देखिए, फर्स्ट ये आपको इस लाइन को अंडरस्टैंड करना है कि अगर कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन के साथ, तो ये पोटेंशियल सोर्स है केमिकल एनर्जी का फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। ग्लूकोज देख लें आप, ग्लूकोज से हम एनर्जी लेते हैं, तो ये उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ही बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नेक्स्ट नंबर पे है ऑक्सीजन, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जिसको हम अभी ग्लूकोज, और जब 2 ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, तो वो किस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन की बेस पे बनेंगे, और उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जब 2 ग्लूकोज या 2 कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर्स हैं, वो जब आपस में मिलते हैं, तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। बिकॉज एक एलिमेंट कार्बन और दूसरे की ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करती है। उसके बाद थर्ड अगर हम देखें, तो कार्बन कंबाइन किसके साथ अगर करें, नाइट्रोजन के साथ। अमीनो एसिड है लिंकेज का, तो अमीनो एसिड में ऐसे ही है
कि जो कार्बन एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन आपस में मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन। जब दो अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं तो वो मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन। राइट, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। जिससे क्या बनती है, प्रोटीन। ठीक। उसके बाद है, अब दो तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक, उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सबको देखें अगर तो हम ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कि ऑल ऑर्गेनिक आर इन नॉन पोलर इन नेचर, बिकॉज वी नो द रूल ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑल आर नॉन पोलर इन नेचर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर और वाटर इज द पोलर इन करेक्टर। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल जैसे सेल मेम्ब्रेन वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। दे आल्सो सर्व एज स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज व्हिच इन टर्न आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। उसके अलावा ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए भी यूज होते हैं फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज वगैरह। तो फिर एनर्जी को जब जरूरत, बॉडी को जब जरूरत होती है तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, देखें ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये भी ऑर्गेनिक है। राइट। तो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स। जैसे अमाइनो एसिड्स ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये जब कितने सारे अमाइनो एसिड्स, दो अमाइनो एसिड्स भी आपस में अटैच हो जाएंगे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो क्या बना देंगे, प्रोटीन। तो ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज होते हैं और बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल दैट दे आर इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, फॉर एग्जांपल एटीपी। क्योंकि जो सब्सटेंसेस हैं ये इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। एज यू नो कि एनाबॉलिज्म के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, तो फिर ये एटीपी की वहां पर यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। अगर हम ये देखें कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है तो क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी करें अगर हम केमिकल कंपोनेंट्स और प्रोसेसेस को, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन हमने स्टडी किया, हमने चार करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं कार्बन की। कार्बन एज अ टेट्रावेलेंट, कार्बन कार्बन कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कॉम्बिनेशन विद अदर कार्बन का दूसरों के साथ कॉम्बिनेशन कैसे होता है, और मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कैसे हम कर सकते हैं डिस्क्राइब। तो कार्बन एज अ टेट्रावेलेंट है तो इसकी वैलेंसी 4 है। ये कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, 4 बॉन्ड्स बनाता है, और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल। ये था इसके फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अगर कार्बन कार्बन कॉम्बिनेशन की बात करें तो कार्बन किस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकती हैं, चेन हो सकती हैं, रिंग्ड हो सकती हैं। और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्केलेटन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंडेंट है, कार्बन और कार्बन बॉन्ड पर, फॉर वैरायटी। ठीक। उसके बाद कॉम्बिनेशन अदर के साथ है। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड की बात करें तो इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है अगर, तो ये किस में प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स में। और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स जब बनते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। उसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। राइट। तो आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, कुछ लार्जर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्मॉलर। तो अगर लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। और अगर स्मॉलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो ग्लूकोज मिलके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स मिलके बनाते हैं प्रोटीन, एंड फैटी एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड्स। तो ये था हमारा अभी का टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट। और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रीली, एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज।